गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे इस अध्याय को गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ गुटेनबर्ग की। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इनका जो जन्म है वो 1398 में जर्मनी के शहर मेज में हुआ। बड़ा प्रसिद्ध शहर था, वहाँ इनका जन्म हुआ। इसके जो पिताजी थे वो व्यापारी थे और इनकी जैतून का तेल जर्मनी में और इटली में बड़ा प्रसिद्ध है। जैतून का तेल निकालने की फैक्ट्री थी और वो अक्सर उस फैक्ट्री में जाया करता था। जैतून का जो तेल निकाला जाता है वो प्रेस करके निकाला जाता है। क्या करके निकाला जाता है? प्रेस, दबाव डाल के। जो जैतून के बीज होते हैं उनके ऊपर पूरा प्रेशर डाल के उनके अंदर से जो तेल मौजूद होता है उसे बाहर निकाला जाता है और वो अक्सर उन मशीनों को देखता था। 1420 के अंदर अशांति फैलने के कारण उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर के उन्होंने अपने उस व्यापार को फैलाया। धीरे धीरे गुटेनबर्ग पत्थर पे पालिश करने की कला में महारत हासिल कर ली। पत्थर पर पॉलिश करने की, उसको चमकाया जाता था। उसके अलावा जो शीशा होता है, शीशे में भी इच्छित आकृति बनाने में भी महारत हासिल कर ली। कोई भी व्यक्ति गुटेनबर्ग से किसी भी शीशे के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी आकृति क्या करवा सकता था? गढ़वा सकता था उसमें। ये जो आपके सामने है यहाँ, ये जो मैंने बंद किया है इसको वर्ग में, ये गुटेनबर्ग है। योहान गुटेनबर्ग, छापे खाने का जिसे पिता कहा जाता है, जिसे जनक कहा जाता है। जैतून की जो फैक्ट्री थी उसकी जो प्रेसिंग की जो क्रिया वो देख रहा था, वही प्रेसिंग की जो क्रिया जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी उसका आधार बनी और उसने अंग्रेजी की जो लिपि है रोमन, उसके जो 26 अक्षर हैं उनके धातु टाइप के अक्षर बनाए। 26। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जर्मनी के जो योहान गुटेनबर्ग थे वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस में किस भाषा में छपाई की शुरुआत करते हैं? तो किस भाषा में करते हैं? अंग्रेजी में। और उस वर्णमाला में उस समय कितने अक्षर होते थे? 26 होते थे। और उसने अपना ये यंत्र था इसको पूर्ण किया 1448 में आकर। कब आकर के पूरा कर लेता है? 1448 में आकर के वो इस यंत्र को कंप्लीट कर लेता है और उससे अपनी जो पहली पुस्तक की जो छपाई करता है वो है बाइबल। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी, कि
गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली जो पहली पुस्तक थी उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था उसका? बाइबल। और उसकी कई बार प्रतियां पूछ ली जाती हैं, तो करीबन करीबन 180 प्रतियां बनाई गई थी। कितनी प्रतियां बनाई गई थी? 180। और इसको बनाने में समय लगा था 3 साल। अब अगर हम यहाँ देखें आज की आधुनिक दुनिया में, तो हमें बड़ा अजीब लगेगा कि प्रेस में छपाई की जा रही थी और 3 साल में प्रतियां कितनी बन के तैयार होती है? 180। लेकिन अगर 15वीं शताब्दी की छापाखाना और हस्तशिल्प को अगर हम देखेंगे, तो उसके मुकाबले में ये हजारों गुना तेज थी। ये एक बहुत बड़ी देन थी उस समय की मध्यम जो मुद्रण संस्कृति चल रही थी विश्व में, उसकी। और ये जो तकनीक है वो काफी लंबे समय तक जो हाथ से जो छपाई की जाती थी उसका स्थान नहीं ले पाई थी, क्योंकि हाथ से जो छपाई की जाती थी उसके अक्सर और लोगों को जो रोजगार मिला हुआ था, उसकी जो रंग रूप था, उसकी जो सजावट थी, वो अभी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं मिल पा रही थी। तो कोशिश की जा रही थी कि जो छपी हुई किताब है वो रंग रूप में, साज सज्जा में, हस्तलिपि जो पांडुलिपियां हैं उसके जैसी दिखे। कोशिश की जाती थी जो धातुई जो अक्षर होते थे हाथ की सजावटी शैली का क्या करते थे? अनुकरण करते थे। पुस्तक के जो हाशिए छोड़े जाते थे, किनारे पे जो स्थान छोड़े जाते थे दाईं और बाईं और, उस पे चित्र भी पेंट किए जाते थे। लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में जो धारणा थी वो किसके प्रति बनी हुई थी? पांडुलिपि के प्रति। लेकिन आने वाले जो 100 साल थे उनके दरमियान यूरोप के बहुत से देशों के अंदर क्या लग गए थे? छापे खाने लग गए थे। और जर्मनी के जो मुद्रक थे, जो प्रिंटर थे, वो दूसरे देश में जाकर के भी क्या करते थे? छापे खाने खोलते थे। और इससे धीरे धीरे छपाई की संख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और 15वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप के जो दूसरे हिस्से थे उसके बाजारों में 2 करोड़ जो है मुद्रित किताबें आ गई थी। और 16वीं शताब्दी में इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 20 करोड़ हो गई थी। और ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा था? केवल और केवल गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत। ये चित्र आपके सामने दिखाया जा रहा है, ध्यानपूर्वक आप इसको देखेंगे। ये गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है। इसमें जो ये कारीगर है ये अपने हाथ के अंदर एक हैंडल लिए हुए है, दिखाई दे रहा है आपको, और उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। उसके ऊपर क्या डाल रहा है? दबाव डाल रहा है। ये उसका फ्रेम है यहां जो दिखाया गया है। ये जो चौड़ी पट्टी आपको दिख रही है ये प्लाटेन है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है प्लाटेन से आप क्या समझते हैं? तो ये जो प्लाटेन होती थी, ये जो कागज होता था उसके ऊपर स्क्रू से घुमा करके रखी जाती थी। किससे घुमा के रखी जाती थी? स्क्रू से। ये स्क्रू है, पेच जिसे हम कई बार कह देते हैं स्क्रू। हैंडल आप इसका देख ही रहे हैं। और सबसे नीचे ये जो कागज आपको दिखाई दे रहा है ये पेपर है। इस पेपर के ऊपर क्या है? प्लाटेन है। उसके ऊपर क्या है? स्क्रू, जिसके हैंडल लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। जिस हैंडल को घुमाकर इस स्क्रू, इस पेच को क्या किया जा रहा है? टाइट किया जा रहा है। उससे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्रेम। और जैसे जैसे इस स्क्रू को टाइट किया जाता है वैसे वैसे प्लाटेन जो है वो नीचे वाले कागज के ऊपर क्या डालती है? दबाव डालती है। और प्लाटेन किसके ऊपर जा रही है? गीले कागज के ऊपर दबाई जा रही है। उस प्लाटेन के ऊपर जितने भी अक्षर वहां पर धातुई हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर छप जाते हैं? उस कागज के ऊपर। और उस समय जो रोमन जो वर्णमाला थी उसमें अक्षर मैंने आपको कितने बताए थे? 26। यानी कि इस तरीके से गुटेनबर्ग की जो प्रेस है वो क्या करती है? काम करती है। क्या करती है? काम
करती है। और इसी प्रेस को उसने कहाँ देखा था? जब जैतून के बीजों से क्या निकाला जाता था बेटा? आप सभी को पता है क्या निकाला जाता था? तेल निकाला जाता था। क्या निकाला जाता था? तेल निकाला जाता था। ये अभी मैंने आपको बताया था कि प्लाटेन क्या होती, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड किसका होता था? काठ का। बाद में इसे किसका बनाया गया था? इस्पात का बनाया गया था। ये देखिए मुद्रण की तकनीक है। यहाँ पर लोग मुद्रण का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सारे के सारे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कंपोजिटर क्या होता है? तो छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कंपोजिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपोजिटर। उसके बाद में एक शब्द और दिया हुआ है गैली, जो धातुई जो फ्रेम होते हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है? टाइप को बिछा करके क्या लिखी जाती है? इबारत लिखी जाती है। और फिर उसके ऊपर उस कंपोजिटर को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब मुद्रण की जो क्रांति है उसका असर। अब जब हम देखेंगे कि जो छापे खाने का जो आविष्कार था वो तकनीकी दृष्टि से ही बदलाव की शुरुआत नहीं थी। उससे जो पुस्तकों का उत्पादन हुआ उसने भी लोगों की जिंदगी क्या कर दी? बदल के रख दी। क्योंकि इसकी बदौलत क्या क्या चीजों में फायदा हुआ? सूचना व ज्ञान और संस्था व सत्ता, इनके रिश्ते ही बदल गए। इनके क्या बदल गए? रिश्ते ही बदल गए। और इन रिश्तों के बदलने से क्या हुआ? लोगों की चेतना बदल गई। क्योंकि उसे सारी चीज बहुत आसानी से एक संसार से दूसरे संसार के हिस्से में क्या हो रही थी? पहुंच रही थी। और लोगों का चीजों को देखने का नजरिया भी क्या हो रहा था? बदल रहा था। अब हम देखेंगे वो बदलाव क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां नया पाठक वर्ग की। पढ़ने के लिए एक नया वर्ग क्या हो गया था? तैयार। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। जब तक मुद्रण तकनीक नहीं थी तो लोग क्या करते थे? सुन के ग्रहण करते थे। क्या करते थे? सुनकर ज्ञान को ग्रहण करते थे। अर्थात श्रोता थे लोग। लोग क्या थे? श्रोता थे। केवल सुनते थे क्योंकि पुस्तकें थी नहीं। तो संचार का माध्यम क्या था? मौखिक था। जब ये पाठ शुरू हुआ था तो मैंने आप सभी को सबसे पहले यही चीज व्याख्या करके बताई थी। क्या थे? मौखिक थे। कहानियां जो होती थी या जो गाथा गीत होते थे वो सारे लोगों को पढ़ के क्या किए जाते थे? सुनाए जाते थे। जो धार्मिक किताबें लिखी गई थी थोड़ी बहुत, उनके अंदर जो वचन थे वो भी लोगों को बोल के सुनाए जाते थे। या फिर लोग इकट्ठे हो जाते थे और जो दास्तान होती थी, पुरानी जो कहानियां होती थी, उनको क्या किया जाता था? सुनाया जाता था। कहने का भाव ये है, लोग जो मेले लगते थे वहाँ आयोजन देखने के लिए जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे? सुनते थे। उसका रीज़न था क्योंकि मुद्रण की तकनीक न आने की वजह से किताबें अधिक मात्रा में बाजार के अंदर मौजूद नहीं थी। इसलिए लोगों को तन्हाई में या खामोशी में पढ़ने की आदत नहीं थी। उनके चारों तरफ क्या था? शोरगुल होता था। और उसी के अंदर वो क्या करते थे? जो भी श्रोतागण बोलते थे उसको क्या करते जो भी वक्ता बोलते थे उसको श्रोतागण क्या कर लेते थे? गहन कर लेते थे। लेकिन मुद्रण के तकनीक के आ जाने से एक नया वर्ग अस्तित्व में आया जिसका नाम था पाठक वर्ग, यानी कि पढ़ने वाला। कौन सा वर्ग पैदा हो गया? पढ़ने वाला। अब व्यक्ति श्रोता नहीं रहा बल्कि क्या हो गया? पढ़ने वाला हो गया। किसकी वजह से था? सिर्फ मुद्रण तकनीक की वजह से। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि वो पाठक तो बन गया, लेकिन जो किताबें होती थी उन्हें कौन पढ़ सकता था? केवल
शिक्षित व्यक्ति, एक समस्या आ गई फिर यहाँ पर। यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पाठक वर्ग को कि जो पाठक वर्ग है, जो श्रोता होता था पहले, उसकी जगह बदल के वो व्यक्ति क्या हो गया, पाठक वर्ग में आ गया। लेकिन एक समस्या यहाँ आई, ये जो काल था ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो थे वही इनको क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे। और यूरोप की उस समय की जो शिक्षित जो दर थी वो क्या थी, बहुत कम थी। अब सबसे बड़ी जो समस्या थी प्रकाशकों की वो ये आई कि लोगों के अंदर छपी हुई जो किताब है उसके प्रति दिलचस्पी कैसे पैदा करें, क्या करें, दिलचस्पी जो है वो कैसे पैदा करें। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो लोकगीत थे, जिनको लोग सुनते थे, उनको किताबों में लिखा। पहले तो क्या किया, लोकगीतों को लिखा, उनकी छपाई की। लोक कथाएं जो थी उनको छापना शुरू किया सबसे पहले, क्योंकि लोगों का उन लोकगीतों से और लोक कथाओं से गहरा क्या था, संबंध था, सांस्कृतिक लगाव था। फिर इनको क्या किया जाता था, सामूहिक जो ग्रामीण लोगों की सभाएं होती थी, या फिर क्या होते थे, जो शराब खाने होते थे, वहां पर क्या किया जाता था, गाया और सुनाया जाता था। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, जो मौखिक संस्कृति थी, मौखिक संस्कृति किसमें दाखिल हो गई, मुद्रण संस्कृति में दाखिल हो गई धीरे धीरे। और छपी हुई जो सामग्री थी वो क्या की जाती थी, फिर मौखिक अंदाज में प्रचारित की जाती थी। और अब क्या हो गया, मौखिक और मुद्रित के बीच में क्या हो गया, एक जो विभाजक रेखा थी वो धुंधली हो गई, जो पहले बहुत ज्यादा थी। अब श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से क्या हो गए, घुल मिल गए। जो केवल श्रोता थे अब वो क्या हो गए, पाठक भी हो गए और श्रोता भी हो गए। गाथा गीत का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जो ऐतिहासिक जो कहानियां होती है, जिन्हें गाया और सुनाया जाता है, जैसे कि हम अपनी दादा या दादी से प्राचीन काल की राजा और जो रानी होती है उनकी क्या सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, ये जो लोग ऐतिहासिक हुए हैं। उसके बाद है जो शराबगर किसे कहा जाता है, ये वो जगह होती है जहां लोग शराब पीने, खाने पीने या दोस्तों से मिलने के लिए या अपने विचार साझा करने के लिए आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो स्टार्ट हो जाता है कि धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। ये वो समय था कि लोगों ने सोचा अगर छापे खाने के लोग अपने विचार यूं ही प्रचारित करते रहे तो धीरे धीरे लोग सत्ता के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। किसके खिलाफ बोलेंगे, सत्ता के खिलाफ। जो राजनीतिक सत्ता उनके ऊपर क्या कर रही है, शासन कर रही है, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। जो धार्मिक विचार है उनका क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। और छपे हुए जो संदेश होंगे उसके जरिए लोगों को क्या कर देंगे, वो अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते हैं कि आप इन चीजों के बारे में सोचिए। और वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए उन लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए हर कोई आदमी जो है वो किससे खुश नहीं था, मुद्रण तकनीक से खुश नहीं था। ये देखिए कि हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इनका स्वागत भी किया उनके मन में भी लेकर के कई डर थे। डर क्या थे कि छपी हुई जो किताब है उसका प्रसार जो है वो क्या होगा, व्यापक होगा। और शब्दों की सुगमता को लेकर भी उन्हें क्या थी, आशंका थी कि इनका आम लोगों के जहन पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बोल करके अपने संदेश को पहुंचाते हैं तो आप एक क्षेत्र तक सीमित रह जाएंगे, लेकिन अगर आप लिखित में किसी संदेश को प्रचारित कर देते हैं तो वो थोड़े ही समय में बहुत लंबे क्षेत्र में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो लोगों ने देखा कि अगर इसके ऊपर हमने नियंत्रण नहीं किया तो लोगों के अंदर कौन से विचार पैदा हो जाएंगे, बागी। लोग बागी हो जाएंगे और इसके साथ साथ में क्या हो जाएंगे, अधार्मिक भी हो जाएंगे। ये था डर। धार्मिक विवाद और सत्ता के खिलाफ लोग क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि जो मूल्यवान जो साहित्य है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो मूल्यवान जो साहित्य हमने लिखा है, जो धार्मिक ग्रंथों में है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, गलत है।
तो धर्मगुरुओं और सम्राट और बहुत से जो लेखक थे और उनके द्वारा जो व्यक्त की गई जो चिंता थी वो नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का क्या बन गई, आधार बन गई। लोगों ने छपाई का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसका धर्म क्षेत्र के ऊपर क्या असर हुआ, उसमें हम यहां चर्चा करेंगे मार्टिन लूथर की। किसकी चर्चा करेंगे? मार्टिन लूथर, जिसने एक धर्म आंदोलन चलाया था जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। और जिस बात का लोगों को डर था, जो भय था, वो क्या हो गया, इस आंदोलन के शुरू होते ही वास्तविकता में बदल गया। और इस व्यक्ति ने किसका विरोध किया? रोमन कैथोलिक चर्च का। किसका विरोध किया? रोमन कैथोलिक चर्च, जो सबसे बड़ा चर्च था ईसाइयों का। ईसाइयों की जो संस्थाएं थी उसके अंदर सबसे बड़ी जो संस्था थी पश्चिमी यूरोप में, वो कौन थी? रोमन कैथोलिक चर्च थी, जिसके सबसे ज्यादा अनुयायी थे। जिसके क्या थे? सबसे ज्यादा अनुयायी थे पूरे विश्व के अंदर। तो मार्टिन लूथर ने गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस का फायदा उठाया और उसने क्या किया, एक पुस्तक लिखी थी न्यू, कई बार आ जाती है बेटा ये, टेस्टामेंट। उसके अंदर उसने क्या किया था, जो बाइबल था उसका सरल भाषा में अनुवाद कर दिया और लोगों को प्रचारित कर दी। और इसकी 5000 प्रतियां जो है कुछ ही समय के अंदर क्या हो गई, बिक गई। और ऐसा आया कि 3 महीने के अंदर इसका दूसरा संस्करण क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। और लोग जो है प्रिंट के प्रति बड़ी कृतज्ञता जाहिर की। किसने? मार्टिन लूथर ने भी लोगों के साथ। और मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी कि मुद्रण जो है वो ईश्वर की सबसे महानतम देन है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है 1 नंबर में कि मुद्रण ईश्वर की सबसे महानतम देन है। ये शब्द किसने कहे? तो किसने कहे थे? मार्टिन लूथर ने। और इतिहासकारों का ख्याल था कि छपाई से जो नया बौद्धिक माहौल बनाया गया और इसने धर्म सुधार आंदोलन में नए विचारों के प्रसार में क्या दी, मदद दी। 95 के आसपास संस्थाएं स्थापनाएं कर दी थी। किसने कर दी थी? धर्म प्रचारक मार्टिन लूथर ने। कई बार नोट आ जाता है मार्टिन लूथर के ऊपर क्या लिखिए, नोट लिखिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है मुद्रण और प्रतिरोध। तो अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया। चर्च के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किसने खड़ा कर दिया? मार्टिन लूथर ने। तो इसलिए मुद्रण का प्रतिरोध होना क्या था, स्वाभाविक था। तो 16वीं सदी के अंदर, ध्यानपूर्वक हम इसको देखेंगे, एक किसान था मेनोकियो। उसने अपने इलाके में जो उपलब्ध किताबें थी उनको पढ़ना शुरू कर दिया और उस आधार पर उसने बाइबल के अपने ही अर्थ लगाने शुरू कर दिए। और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उसके क्या हो गया, विरुद्ध हो गया, उससे क्रुद्ध हो गया। तो इस कारण धर्म विरोधी जो विचार थे उनको दबाने के लिए रोमन कैथोलिक ने धर्म विद्रोहियों को दुरुस्त करने के लिए एक संस्था बना दी जिसका नाम था एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब था धर्म अदालत। कौन सी अदालत बना दी? धर्म अदालत बना दी। और जो कोई भी व्यक्ति चर्च के खिलाफ लिखता था उसकी शिनाख्त करने और उसको सजा देने के का काम ये धर्म अदालत करती थी। जो भी कोई उस समय किसके खिलाफ बोलता था, रोमन कैथोलिक चर्च के, उसको पता लगाने, उसका शिनाख्त करने उसकी, और उसको सजा देने वाली जो रोमन कैथोलिक संस्था थी उसको क्या बोला जाता था? इक्विजिशन। और ये क्या करती थी, उन पुस्तकों को जब्त भी कर लेती थी जिसमें धर्म विरोधी विचार क्या है डाले जाते थे। तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया इस जुर्म में और आखिरकार उसे किसकी सजा दे दी गई? मौत की सजा दे दी गई। तो धर्म के ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवाल से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की क्या लगा दी? पाबंदी। और 1558 के अंदर प्रतिबंधित किताबों की सूची भी क्या कर दी? जारी कर दी। और ये सारा काम कौन कर रही थी? ये धर्म अदालत। कौन कर रही थी? ये धर्म अदालत।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है पढ़ने का जुनून, कि ये वो समय था जब मुद्रण तकनीक ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया, तो बहुत ज़्यादा स्कूल खोले गए। और पहली बार क्या किया गया था, प्राथमिक जो शिक्षा है उसको क्या कर दिया गया था, अनिवार्य भी कर दिया गया। तो यूरोपीय जो देश थे उनके अंदर क्या हुआ कि जो पढ़ने की जो दर थी वो लगभग कहाँ तक पहुँच गई, इस वजह से 80% तक। ये देखिए 60 से कहाँ तक पहुँच गई, 80% तक। जब पढ़े लिखों की संख्या बढ़ेगी तो किस वर्ग के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, पाठक वर्ग की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि श्रोता वर्ग था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुआ था, पाठक में। लेकिन लोग पढ़े लिखे कम थे, इसलिए पाठक वर्ग के अंदर इजाफा नहीं हुआ। लेकिन अब ये वो समय आ गया, पढ़ने का जुनून कब हुआ, जब यूरोप के अंदर 18वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में क्या हो गया, शिक्षित लोगों की संख्या 60 से लेकर कितनी हो गई, 80% तक। और यूरोपीय देशों के अंदर साक्षरता के प्रति और स्कूलों के प्रचार के लिए लोगों के अंदर पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। और पढ़ने के लिए लोगों को क्या चाहिए थी, किताबें चाहिए थी। और उन किताबों के लिए मुद्रण का जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और मुद्रण ने जो है बहुत ज़्यादा किताबें छापनी क्या कर दी, शुरू कर दी। और इस छपाई के अंदर किसका ध्यान रखा गया था, पाठकों की रुचि का। पाठक को जिन चीज़ों में रुचि होती थी उन्हीं प्रकार के किस्से, साहित्य क्या किए जाते थे, छापे जाते थे। और पुस्तक विक्रेता क्या करते थे, गांव गांव जा करके क्या करते थे, गांव गांव जाकर छोटी किताबें बेचनी शुरू कर दी। छोटी किताबें लेकर के जाते थे और लोगों को क्या करते थे, बेचनी शुरू कर दी। फेरी वालों के काम पे लग गया। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, पंचांग बनाए, लोक कथाएं और लोकगीतों को भी जो है उसमें जगह दी। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर चैप बुक, कई बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, चैप बुक से आप क्या समझते हैं। तो ये जेब जो हमारी होती है जिसको पॉकेट बोला जाता है, उस पॉकेट के अंदर आ जाती थी ये बुक। किस में आ जाती थी, पॉकेट में, जिसको गुटखा बोला जाता था। चैप बुक का दूसरा नाम क्या था, गुटका। और गुटका जो है वो क्या होता था, किस में आ जाता था, पॉकेट में आ जाता था, जिसका कहीं भी क्या किया जा सकता था, इस्तेमाल किया जा सकता था। और उसके अंदर बहुत से शब्दों के क्या लिखे होते थे, अर्थ लिखे होते थे। और फेरी वाले इनको क्या करते थे, बेचते थे। और बेचने वाले को क्या बोला जाता था, चैपमैन। क्या बोला जाता था, चैपमैन। जो चैप बुक को बेचते थे उनको क्या बोला जाता था, चैपमैन बोला जाता था। उसके बाद धीरे धीरे कागज सस्ता हो गया। कागज क्या हो गया, सस्ता हो गया, जिसकी वजह से किताबों की जो मूल्य थी उसमें क्या हो गई, कमी आ गई। अब गरीब व्यक्ति भी बहुत आसानी से क्या कर सकते थे, उन किताबों को खरीद करके पढ़ सकते थे। उसके बाद में फ्रांस के अंदर एक नई बुक आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा, भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा। बिब्लियोथिक ब्लू क्या था, ये क्या था, सस्ते कागज के ऊपर छपी हुई और नीली जिल्त में बंधी हुई छोटी किताब हुआ करती थी फ्रांस में। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। बिब्लियोथिक ब्लू क्या था, बहुत बार आता है ये एग्जाम में। तो ये क्या था कि सस्ता जो कागज होता था उसके ऊपर छपी हुई जो है एक किताब होती थी, जो किस में बंधी होती थी, नीली जिल्द में। इसके अलावा 4-5 पन्नों की प्रेम कहानियां, अतीत की थोड़ी गाथाएं जिन्हें इतिहास कहते हैं, ये भी उस समय क्या की जाती थी, छापी जाती थी, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। और धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के अंदर पत्रिकाओं का प्रकाशन भी शुरू हो गया। और बहुत से लोगों ने पत्रिकाएं छापनी भी क्या कर दी, यहाँ पर शुरू कर दी। इसमें यहाँ एक छोटी सी बात आई हुई है, जो वैज्ञानिक और जो दार्शनिक थे वो जो आम जनता की पहुंच से बाहर थे। जो जानकारी जो वैज्ञानिकों ने लिखी थी या दार्शनिकों ने जो ग्रंथों में बात लिखी थी, जो जनता की पहुंच से बाहर थे, जो कब लिखे गए थे, प्राचीन काल में या फिर मध्य काल में। तो आइजैक जो न्यूटन है, देखिए आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू कर दिए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में एक बड़ा पाठक वर्ग क्या हो गया, तैयार हो गया।
विज्ञान बोध के नाम से पत्रिकाएं निकाली और धीरे धीरे विज्ञान को पढ़ने के लिए एक पाठक वर्ग वहां पर क्या हो गया, तैयार हो गया। इसके अलावा टॉमस पेन, वोल्टेयर और ज्या-जोक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विचार क्या हो गए, अब लोकप्रिय साहित्य में इनको भी क्या मिलने लगी, जगह। यानी कि कहने का भाव ये था, जो मुद्रण संस्कृति पहले लोक गाथाओं और लोक कथाओं के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब उसका स्थान किसने ले लिया, वैज्ञानिक और दार्शनिकों के विचारों ने। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है, दुनिया के जालिमों अब तुम कब हिलोगे। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।